जय हिंद मेरे क्लास 10th के प्यारे साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की क्लास में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हिंदी काव्य का इतिहास, मतलब हिंदी काव्य का विकास भी कह सकते हैं, इतिहास भी कह सकते हैं कि किस किस प्रकार इसका विकास हुआ। इतिहास को जानेंगे तभी तो हम विकास जान पाएंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था हिंदी गद्य का विकास, तो अब हम कंप्लीट करेंगे हिंदी काव्य का विकास। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पद्य, जैसा कि सूरदास जी का पद जो है उसका पद्यांश देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम हिंदी काव्य का विकास कंप्लीट कर लेते हैं एक लेक्चर में पूरा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। ये क्वेश्चन कर पूछ सकता है किसी भी रचना के कवि का नाम पूछ सकता है। तो ये सब प्रश्न बनते हैं, अभी उन प्रश्नों पे डिटेल में हम बात करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिंदी पद्य के साहित्य का विकास को कितने काल में विभाजन किया गया है। आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। आदि काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहते हैं, आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार देख रहे होंगे कि कितने कितने ईस्वी से कितने कितने सन से सबको विभाजन किया गया है। आदि काल को 743 से 1343 तक विभाजन किया है। ठीक है, और फिर भक्ति काल को 1343 से 1643 तक, फिर रीति काल को 1643 से लेके 1843 तक, फिर 1843 से अब तक जो चल रहा है आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से पूरा मैप मतलब बनाया गया है। आप देखिए, भक्ति काल को फिर 2 शाखाओं में और बांटा गया, रीति काल को भी 2 शाखाओं में और बांटा गया। भक्ति काल को निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में बांटा गया। निर्गुण में आता है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, सगुण में आता है राम भक्ति कृष्ण भक्ति। अब इसमें भी बहुत इसमें डिटेल में अब बात करेंगे चैप्टर में। अब रीति काल को देखिए 2 भागों में विभाजन किया गया है, रीति बद्ध और रीति मुक्त काल। ठीक है, ये 2 काल हैं। आप इस प्रकार से पूरे काल को याद रखिएगा, किस किस काल से प्रश्न आएगा। आपका ज़्यादातर प्रश्न आएगा आपका ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी और राम भक्ति कृष्ण भक्ति, इन सब शाखा से ज़्यादा प्रश्न आने वाला है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। और ये आपका आधुनिक काल से प्रगतिवादी और प्रयोगवादी और छायावादी, इन कालों से ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं आपके। ठीक है, आधुनिक काल को आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद, प्रयोगवादी, नई कविता, इन सब युगों में बांटा गया है। तो पहले हम एक एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर इस बार आपको जो सिलेबस में पढ़ने हैं वो है आपका रीति काल और आधुनिक काल। जैसा कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे आदि काल और भक्ति काल। आदि काल और भक्ति काल क्लास 9th का टॉपिक है, रीति काल और आधुनिक काल क्लास 10th का टॉपिक है। तो हम रीति काल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम मेन प्रश्नों को ही आपको कराएंगे। ठीक है, तो जैसा कि रीति काल में प्रथम प्रश्न है। ठीक है, प्रथम प्रश्न हम देखेंगे, रीति काल में किस प्रकार की भाषा ने साहित्यिक रूप लिया। रीति काल में ब्रज भाषा ने साहित्यिक रूप लिया। ठीक है, अलंकारों के बहुमूल्य से रीति काल कविता पर क्या प्रभाव पड़ा। अलंकारों के बहुमूल्य पर व जबरन प्रयोग से रीति काल कविताओं में कहीं कहीं अस्वाभाविकता आ गई, मतलब स्वाभाविकता नहीं है, अस्वाभाविकता आ गई। ठीक है, रीति काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीति काल के 2 प्रमुख कवि हैं बिहारी और पद्माकर। ठीक है, काव्य के 2 भेद कौन से हैं। काव्य के 2 भेद मुख्य काव्य और दृश्य काव्य हैं। 2 प्रकार के काव्य होते हैं, मुख्य काव्य होता है और आपके दृश्य काव्य होता है। रीति काल के प्रमुख कृतियाँ और एवं उनके रचनाएं, रचयिता, ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको आपको लिख लेना चाहिए कहीं पे। मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, बिहारी सतसाई का बिहारी लाल। ठीक है, रामचंद्रिका का केशवदास हैं, शिवराज भूषण का भूषण हैं, रसराज का है मतीराम है, गंगा लहरी का पद्माकर हैं। ये आप लिख लेना चाहिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रीति काल के 2 रूप में लिखे गए हैं, अलंकारों के आधार पर लिखे गए हैं और रस के आधार पर। रीति काल 2 प्रकार से लिखे ही गए हैं, अलंकारों के आधार पर और रस के आधार पर। ठीक है, भक्ति के 2 प्रमुख कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, सूरदास जी का सूरसागर है। ठीक है, ये 2 रचनाएं हैं मतलब भक्ति काल पे। ठीक है, धनानंद और भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं।
धनानंद रीतिमुक्त के हैं, भूषण रीति भी मुक्त के हैं, ये दोनों ही रीति मुक्त के हैं। रीति काल के कवि धनानंद की रचना है सुजान सागर। ठीक है, ये सब आपको जिस प्रकार दिख रहा है ये सब आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके बैक ईयर पेपर्स में बहुत आए हुए प्रश्न हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के किस एक कवि का नाम लिखते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखे। रीतिबद्ध है, ठीक है, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, रीतिबद्ध बोला है। ठीक है, रीतिबद्ध आपका होता है काव्यधारा के कवि केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका। तो ये जो प्रश्न थे आपके रीति काल से संबंधित थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि इसी से संबंधित है, रीतिकाल। अब देखिए, केशवदास जी की कुछ रचनाएं लिखनी है, ये रीतिबद्ध के हैं। ठीक है, रामचंद्रिका, कविप्रिय, रसिका प्रिय, ये इनकी कुछ रचना है। भूषण जी की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसला दशक, मतीराम जी का रसराज, ललित ललम सत्साई, बिहारी का बिहारी सत्साई, पद्माकर जी का पद्मभाष है, जगत विनोद है, गंगा लहरी, ये पद्माकर जी का है। रीतिकाल के प्रमुख 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख 4 प्रवृत्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर 2008 में रिपीट करा गया है, कई सेट्स में 2014 में है, 17 में है, 13 में है, हर सेट्स में आपके ये प्रश्न देखा गया है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए और लिख लीजिए। रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, सवैया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग, प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, ये इसके कुछ प्रवृत्तियाँ हैं। रीतिकाल की हिंदी साहित्य को क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। ये चीज़ है, मतलब इसमें रीतिकाल ने पूर्व भक्ति ब्रजभाषा दिया है, अवधि दोनों ही भाषाओं में रचना करके कवियों ने बताया है कि ब्रजभाषा में भी कितनी प्यारी रचनाएं होती हैं। तो ये सब रीतिकाल के साहित्य के देन है। ठीक है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें वीरता और स्वाभिमान को भूलकर सुरा सुंदरी, मतलब इसमें ज़्यादा की कवियों ने इन रचनाओं में क्या किया कि छंद अलंकार और नायिका इन सब के मिला के कुछ एक रचनाएं बनाई थी। तो इसको मतलब उन्होंने रीतिकाल ही नाम देना संभव समझा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। रश खान का मूल नाम क्या है? इब्राहिम। प्रश्न ये 2013 में आया था, रश खान का मूल नाम इब्राहिम है। हम आगे बढ़ते हैं, अब आधुनिक काल के प्रश्नों पर विशेष प्रकाश डालेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? 1919 से 1938 तक। आप पूरा जो ग्राफ है आपके सामने बना हुआ था, आप उसको पूरा देख लीजिए। भारतीय युग किस प्रकार से है, द्विवेदी युग किस प्रकार से, छायावाद किस प्रकार से, प्रगतिवाद किस प्रकार से, प्रयोगवादी किस प्रकार से है। ठीक है, अब देखते हैं छायावाद जैसा कि आपका 1919 से 1938 तक है। ठीक है, अब देखते हैं छायावादी की 2 विशेषताएं बताइए। प्रकृति का मानवीकरण और चिंतन की प्रधानता है। छायावादी के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेम पथिका। ठीक है, इनकी ये रचना है प्रेम पथिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है तुलसीदास। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तुलसीदास। प्रगतिवाद की काव्य की 2 विशेषताएं। प्रगतिवाद काव्यधारा की 2 विशेषताएं हैं, विद्रोहात्मक स्वर मुखर करता है, और इसमें क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान की बहुत समस्या है प्रगतिवाद में। ये 2 इसके अहम विशेषताएं हैं। ये 2008 में, 13 में और 17 में कई सेट्स में आ चुका है, और इस साल भी आने की संभावना है। ठीक है, प्रयोगवादी कविता के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, ये 2 कवि प्रयोगवादी के हैं। ठीक है, प्रयोगवादी कविता का नाम नई कविता कब पड़ा? नई कविता 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी कविता को नई कविता का कहा जाने लगा था। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। 1943 में ईस्वी में किया था इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन। ठीक है, और दूसरे तार सप्तक, आप ये पूरा तार सप्तक तो एकदम आप एक मतलब पहला तार सप्तक किसने किया था, दूसरा किसने किया था, ठीक है, तीसरा किसने किया था, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दूसरे का भी अगे जी ने किया था 1991 में, ये मतलब 1951 में। ठीक है,
आगे जी ने किया था। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मैथिली शरण की सबसे जो चर्चित रचना है वो साकेत है। साकेत इनकी सबसे चर्चित रचना है। यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से बता दिया गया है किस प्रकार विभाजन किया है। भारतेंदु युग का 1868 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक, छायावादी युग 1919 से 1938 तक, प्रगतिवादी युग 1938 से 1943 तक। 1943 से अब निरंतर जो अभी चल रहा है वो आपका प्रयोगवादी और नई कविता का युग है। तो ये जो प्रश्न थे आधुनिक काल से रिलेटेड थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं छायावादी काव्यधारा से कुछ प्रश्न, ठीक है। अब मतलब हम आ गए हैं प्रयोगवादी, जो प्रयोग आधुनिक काल है, आधुनिक काल के अंदर आ गए हैं, ठीक है। आधुनिक काल के हम अब अंदर आ गए हैं, छायावादी काव्यधारा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें छायावादी काव्य जो होता है इसमें क्या क्या परिचय दिखते हैं। इसमें हम प्रकृति का बहुत ही भावात्मक प्राकृतिक चित्रण देखते हैं, ठीक है। आपको मैं शॉर्ट्स में हर चीज़ें बताते चल रहा हूँ। छायावादी की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखना है। व्यक्तित्व की प्रधानता है, सौंदर्य भावना है, प्रकृति की मानवीकरण है, और रहस्य भावना है, और चिंतन की प्रधानता। ये सब इसकी प्रवृत्तियाँ हैं छायावादी की। छायावादी की प्रमुख कवियों के नाम बताइए। छायावादी के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। मेरे हिसाब से ये जितने प्रश्न हैं, बस छायावादी काव्यधारा की ये कुछ प्रश्न जो कि हर साल रिपीट होते हैं, बस आप इनको अगर पढ़ लेंगे इस छायावादी काव्यधारा के टॉपिक से, तो आप इसमें प्रश्न कर जाएंगे। आप बस कुछ कवियों के नाम याद रखिए और विशेषताएं क्या हैं वो याद रखिए, बस, और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं प्रगतिवादी काव्यधारा पे। प्रगतिवादी काव्यधारा पे भी आपकी वही चीज़ें हैं, मतलब आरंभ में किन परिस्थितियों में हुआ था। 1938 में प्रगतिवाद का युग का आरंभ हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में फसीजम बढ़ रहा था। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद अब अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। मतलब काफ़ी कुरीतियों, रूढ़िवादी और अंधविश्वासों की अधिकता के कारण जनता का गला घुट रहा था। मतलब यही सब कारण है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रगतिवाद मतलब कि एक तरह से जो वो मतलब राजा का जो शासन था, जुल्म का शासन, वो होता है प्रगतिवाद। मतलब बढ़ते आगे 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 बढ़ते बढ़ते जीवन में समस्याओं का और भी बढ़ना, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें दो प्रमुख कवि हैं, नागार्जुन और मुक्तिबोध, ठीक है। ये दो इसमें प्रमुख कवि हैं, नागार्जुन जी और मुक्तिबोध, ठीक। और इसमें प्रगतिवाद की कुछ 4 विशेषताएं होती हैं। मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, सामाजिक यथार्थवाद, क्रांति की भावना। ये इसकी 4 प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं प्रगतिवाद की, ठीक है। प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख कवियों की और उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। नागार्जुन जी की है जैसे प्यासी पथराई आँखें, निराला जी की है अनामिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, परिमल, बेला, आराधना, अर्चना। ये निराला जी की है। दिनकर जी की है रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, चक्रवाल, रसावंती आदि। शिवमंगल सिंह सुमन जी का है विंध्या हिमालय, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी का है, ठीक है। आप ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये आप अगर पढ़ते हैं और इन्हीं को याद करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने पेपर में बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा पे कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रयोगवादी काव्यधारा पे कुछ प्रश्न हैं, कवियों के नाम देख लेते हैं। अगेय जी के द्वारा, मतलब कवि बहुत अलग अलग हैं सबके, अब कवियों के नाम अलग अलग याद करके आप जाएंगे, ठीक है। अगेय जी द्वारा रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे सेवल, आंगन के पार द्वार, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा है गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख। गिरजा कुमार माथुर के द्वारा है धूप के दान, शिला पंख चमकीले। और डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा है ठंडा लोहा कनुप्रिया, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। दूसरे तार सप्तक में कवि कौन कौन से थे? भवानी प्रसाद मिश्र थे, शकुंतला माथुर थे, हरि नारायण व्यास थे, शमशेर बहादुर थे, नरेश मेहता थे, और रघुवीर सहाय और डॉक्टर धर्मवीर भारती। ये कुछ दूसरे तार सप्तक के हमारे कवि हैं। तो अब आगे के प्रश्न आप देख सकते हैं जिस प्रकार है। मैं आपको इसकी विशेषता बता दे रहा हूँ, प्रयोगवादी की विशेषताएं आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि काव्य में स्वदेश प्रेम का स्वर रहता है,
देश प्रेम का, भाषा प्रेम और समाज सुधार का काफ़ी बात हो, मतलब कि इन पे ही विषय पे रचनाएं की गई हैं। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में ही काव्य सृजन है। ठीक है। प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण होता है। विषय, भाव, शैली और दृश्यछंद की दृष्टि से नित्य नवीन प्रयोग के साथ प्राचीन रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, विशेषताएं हैं इसकी। अब हम आगे और प्रश्नों को देखते हैं, जल्दी से एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पद के सूरदास जी का पद्यांश होगा। ठीक है। उसको ख़त्म करने के बाद हम देखेंगे इसमें आपके जो संस्कृत पाठ को भी स्टार्ट करना है, तो वो सब आगे लेक्चर चलते रहेंगे। अब जो आपके प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक, हम जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कीर्ति के नाम हैं, ठीक है, और उनके कवि हैं। ठीक है। अरिमा का निराला जी हैं, अपार का भी निराला जी हैं, अर्चना का भी निराला जी हैं, अर्धनारीश्वर का है रामधारी सिंह दिनकर जी, आकाशगंगा का है राम कुमार वर्मा, इंद्रावती का है नूर मोहम्मद, उजली आग का है रामधारी सिंह दिनकर, उत्तरायण का है राम कुमार वर्मा है, उर्मिला का बालकृष्ण नवीन है, श्रिता का है सुमित्रा नंदन पंत, एकांत संगीत का हरिवंश राय बच्चन, काला और बूढ़ा चांद का है सुमित्रा नंदन पंत, कवितावली का है तुलसीदास है, कश्मीर सुषमा का है श्रीधर पाठक। मतलब ये सब काफ़ी ज़्यादा आपको दे रखा है। आप इन पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए, ये पूरा एक बार आप डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि आपको मतलब एक एक करके बताना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे आंगन के पार द्वार अघे जी का है। ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का, कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का, और गीत फरोश आपका भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा, गीतावली तुलसीदास जी द्वारा, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक जी द्वारा। ये सब कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं, जैसा कि दे रखा है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी द्वारा, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, और भी आप देख सकते हैं पलाशवन नरेंद्र शर्मा द्वारा, प्रिय प्रवास हरिओद द्वारा, प्रेम वाटिका रसखान द्वारा, और आपका भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ये सब आप कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देख सकते हैं मधुशाला बच्चन द्वारा। ठीक है। और हरिवन, और इधर आप देख सकते हैं प्रबोधिनी भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा, और पर्वती मंगल तुलसीदास जी द्वारा। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आपके कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपके यहाँ पे हमने हिंदी गद्य का जो आपका इतिहास था वो ख़त्म कर दिया, और पद्य का जो इतिहास था वो आपका ख़त्म कर दिया। मतलब आपका ये दोनों टॉपिक जो 10 नंबर का होता है वो आपका तैयार हो गया है। आप इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और रचना और रचनाकार जो हैं इसमें हिंदी पद के, उसको आप लिख लीजिएगा अपनी नोट्स बुक में। ठीक है। और जिस प्रकार करवाया जा रहा है, जो मेन प्रश्न है उन्हीं को आप मैं करवा रहा हूँ, और आप पूरी तरह से उन्हीं को आप करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। आप पूरा इसमें रचनाकार लिख लीजिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक। जय हिंद।